हम बडराई गांव में मौजूद हैं और बडराई गांव का एक युवा होनहार बच्चा डायरेक्ट लेफ्टी डेंट लगा है। तो लेफ्टी डेंट लगना बहुत कठिन है और वो भी आर्मी में एक सपना सा लगता है। डायरेक्ट इतने बड़े पद पे अगर भर्ती होते हैं, वो पिताजी से पूछते क्या सपना था। वो खुद फौज में हैं, बेटे को भी आर्मी में भेजा और इकलौता इनका ये बेटा है। तैयारी करवाई और ये लेफ्टी डेंट बने हैं बडराई गाँव के। 10वीं के बाद ये मेरा खुद का ही सपना था कि मेरे को 11वीं कक्षा से एनडीए की कोचिंग शुरू करनी है। सितंबर में मेरा पहला एनडीए का एग्जाम क्लियर किया, बट उस टाइम मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। पर मैंने मेरे दूसरे अटेम्प्ट में फिर एग्जाम क्रैक किया और अब की बार मैंने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया और मेरिट में भी बढ़िया AIR के साथ मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। क्योंकि मेरा ध्यान बस अपने लक्ष्य की ओर था और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है उस चीज़ में। मेरे चाचा जी हो चाहे मेरे पापा जी हो चाहे मेरे दादी जी हो, उन्होंने मेरे को हमेशा कहा है कि लोग क्या कहते हैं उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें अपने लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। और मैं उसी दौरान अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ और आज मैंने उसको अचीव कर लिया अपने घर वालों की सपोर्ट से। एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें मेन पोर्शन मैथ का ही आता है। तो मैं जो 11वीं 12वीं की मैथ की किताबें होती हैं जो स्कूल देता है या फिर मैथ बहुत ज़रूरी है, एनडीए में कंपलसरी है। अगर वो कमज़ोर है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल होती है बच्चे के लिए। वैसे एग्जाम कोई भी आर्ट वाला बच्चा भी दे सकता है या बायो वाला बच्चा ही दे सकता है, पर मैथ में अगर आप पास नहीं हुए तो आपका आगे का पेपर फिर चेक ही नहीं होता। कितने घंटे पढ़ाई जरूरी है? 1 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, कितनी पढ़े आप? ऐसे कोई प्रॉपर घंटे नहीं होते सर। मेरा कहना ये है कि आप चाहे दिन में 1.5 घंटे पढ़ो, पर वो 1.5 घंटे ऐसे पढ़ो कि आप उस टाइम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो। आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो वो बस उस टाइम उसी चीज़ में ध्यान रखे। आप अगर खेल लो तो उस टाइम ये मत सोचो कि मेरे टेस्ट में कम नंबर आए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप खेल के बारे में मत सोचो कि आज मैंने खेल रहा था उसमें ये खराब कर दिया, ये खराब कर दिया। बस चाहे पढ़े आदमी 1 घंटा पढ़े चाहे 2 घंटा पढ़े, पर अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़े उस चीज़ में। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी जिले में। खुशी का मौका है क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, इसके ऊपर डबल खुशी कर देते हैं हम हरियाणा वासियों के लिए, पूरे भारत के लिए। ये स्टोरी एक मोटिवेशन स्टोरी है क्योंकि हम बडराई गांव में मौजूद हैं और बडराई गांव का एक युवा होनहार बच्चा डायरेक्ट लेफ्टी डेंट लगा है। तो लेफ्टी डेंट लगना बहुत कठिन है और वो भी आर्मी में एक सपना सा लगता है। डायरेक्ट इतने बड़े पद पे अगर भर्ती होते हैं, डायरेक्ट अगर सेना में अफसर के तौर पे जाते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ग्रामीण परिवेश में। तो हमारे साथ युवा साथी मौजूद है। इनके पिताजी तो खुद लहसनाई के हैं, इनसे जानेंगे क्या आर्मी मैन है वो भी। आज हमारे साथ बातचीत में नहीं है। इकलौता बेटा है। वो पिताजी से पूछते क्या सपना था। वो खुद फौज में है, बेटे को भी आर्मी में भेजा और इकलौता इनका ये बेटा है। तैयारी करवाई और ये लेफ्टी डेंट बने हैं बडराई गांव के। और ये और बच्चों के लिए भी अच्छी खासी स्टोरी मोटिवेशन जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, क्या नाम बताया? मेरा नाम भूपेश कुमार है। भूपेश कुमार। अच्छा, अभी जैसे आपने पढ़ाई कभी सरकारी स्कूल में तो नहीं, प्राइवेट स्कूल से की है मैंने अपनी पूरी पढ़ाई 12th तक की। ठीक है। तो अभी जो आप लेफ्टी डेंट लगे हो, तो अभी कहाँ पे क्या कर रहे थे? अभी मैंने एनडीए की तैयारी 2 साल सीकर से की है। जैसे आपने वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद ये कहा किसने आपको भाई सेना में जाना और अफसर बनना है, किसने, या फिर अपना खुद का सपना था? 10वीं के बाद ये मेरा खुद का ही सपना था कि मेरे को 11वीं कक्षा से एनडीए की कोचिंग शुरू करनी है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे को सीकर भेजेंगे एनडीए की कोचिंग के लिए। और वहाँ पे मैंने अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ एनडीए की कोचिंग भी की। और फिर मैंने सितंबर में मेरा पहला एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर किया, बट उस टाइम मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया। पर मैंने मेरे दूसरे अटेम्प्ट में फिर एग्ज़ाम क्रैक किया और अब की बार मैंने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया और मेरिट में भी बढ़िया AIR के साथ मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ अभी एनडीए। तो ये सपना आपका कहाँ, कैसे, किस चीज़ को देखा आपने, किसको देखा भाई मुझे सेना में जाना है और लेफ्टी डेंट बनना है? सर, जो कि मेरे पापा हैं सूबेदार सुरेश कुमार, वो भी अभी सर्विंग है फौज में। और मेरे दादाजी भी एक सिपाही की पोस्ट से रिटायर है, हरचंद सिंह जिनका नाम है। तो उनको मैंने बचपन से देखा है और उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि एक सेना का जवान जो होता है वो हर तरह से अच्छा होता है। उसका डिसिप्लिन, उसकी पंक्चुअलिटी, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक आम नागरिक में नहीं होती। तो एक किसान परिवार के साथ साथ होने से, एक आर्मी बैकग्राउंड भी देखा, तो मैंने सोचा कि अगर नौकरी चाहिए तो फिर फौज में ही चाहिए, और फिर अगर जाएँ तो किसी कम दर्जे भी क्यों जाएँ, सीधा अफसर के दर्जे से ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने एनडीए को चुना।
कोई ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने टोट मार दिया हो, जा के लपटी डंड बनेगा। एक गांव में एक भाषा है, कोई कुछ कर नहीं पाता ना, मुझे बनेगा लपटी डंड है, एक भाषा है तो वो दिल को चुभ जाती है। कभी ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ भी? सर डायरेक्टली तो नहीं हुआ, पर पीछे से किसी ने बोला भी होगा। पर वो बात है कि अगर मेरे को किसी ने बोला भी होता तो उससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ध्यान बस अपने लक्ष्य की ओर था और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है उस चीज़ में। मेरे चाचा जी हों, चाहे मेरे पापा जी हों, चाहे मेरे दादी जी हों, उन्होंने मेरे को हमेशा कहा है कि लोग क्या कहते हैं उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें अपने लक्ष्य से अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। और मैं उसी दौरान अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ और आज मैंने उसको अचीव कर लिया अपने घर वालों की सपोर्ट से। तो हमारे साथ खास बातचीत में भूपेश कुमार गांव बडराई से मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट लगे हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि है लेफ्टिनेंट लगना और बड़ी सौभाग्य की बात है। खेतों में मौजूद हैं, जमींदारा करते अपना गुजर बसर करते, पिताजी आर्मी में हैं फिलहाल और इनका एक बड़ा सपना था, जाना आर्मी में है, ये सपना था इनका। लेकिन छोटे पद पे क्यों जाए, डायरेक्ट अफसर के पद पे क्यों नहीं? क्योंकि लंबी सोच यहाँ तक लेके पहुँची है इनको, भूपेश को। भूपेश, चलो बहुत अच्छी बात, आपने पढ़ाई की, यहाँ तक पहुँचे, सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा आपके साथ? सर किसी खास आदमी का सहयोग तो नहीं, पर मैं सभी का, मेरे घर वालों का बराबर योगदान मानता हूँ, चाहे वो मेरे पापा जी हों, चाहे वो मेरे चाचा जी हों, चाहे वो मेरी दादी जी हों, सभी का इस चीज़ में बराबर योगदान हुआ है कि मैं आज तक यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्योंकि अगर मेरे को कोई दिक्कत होती थी किसी भी प्रकार की, तो कभी ये नहीं हुआ कि मेरे को सिर्फ मेरे पापा को ही बोलना है या मेरे चाचा को ही बोलना है, मेरी दादी को ही बोलना है। अगर किसी को भी मैं मेरी दिक्कत बताता हूँ तो हमेशा सोल्व हुई है और सभी ने मुझे बराबर सपोर्ट किया है। तो मैं किसी ऐसे बराबर एक इंसान का नाम नहीं ले सकता कि मैं बस उसी की वजह से आज इस लक्ष्य तक पहुँचा हूँ। मेरे सभी घर वालों का बराबर सहयोग रहा है इस चीज़ में, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। ठीक है भूपेश, क्या मेहनत के बल पे जो गरीब बच्चे अभी देख रहे हैं, कोई भी कर सकता है? थोड़ा जुनून होना चाहिए। हाँ, बस आपको ये सोचना है कि मेरे को वो चीज़ हासिल करनी है। भगवान का साथ रहेगा, आपके घर वालों का साथ रहेगा। आप किसी और का मत सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। आज के टाइम में अगर कहीं आप अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते तो भी एक मोबाइल फ़ोन तो हर किसी के पास होता है। तो आप ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिनसे आप तैयारी कर सकते हो किसी भी चीज़ की। अगर एनडीए की नहीं है, IIT, JEE, नीट, किसी भी तरह की कोई भी तैयारी करने के लिए बहुत कम पैसों में ही आपको अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो वो सब एक बहाना होता है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। अगर कोई भी बच्चा करना चाहे तो वो कर सकता है और बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे जो गरीब परिवार से आते थे पर उन्होंने भी सिलेक्ट होकर दिखाया है। तो एक बहाने बनाने के अलावा हमें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तो हम जरूर ये प्राप्त कर पाएंगे। हमारे साथ भूपेश कुमार मौजूद हैं और पिताजी सुरेश खुद आर्मी में फिलहाल, और हमारे साथ खास बातचीत में हैं। ये खुद कह रहे हैं कि ये खाली बहाना होता है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास अच्छा स्कूल नहीं है, हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, टाई नहीं है, कोट नहीं है, उच्च कोटि के स्कूल नहीं है, ये सब बहाना है। ये खुद भूपेश कुमार लेफ्टिनेंट लगे ये कह रहे हैं। एक जुनून होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए फिक्स, वो भी कर सकते हैं। इन्होंने एनडीए को क्रैक किया, लेफ्टिनेंट बने हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? अक्सर माँ बाप से बहाना बनाते हो आप, मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे नहीं देते, जेब खर्चा नहीं देते, ये नहीं करते। अगर कुछ बनना है तो सोने की तरह जलना पड़ेगा और ये बहाने नहीं चलेंगे। माँ बाप को कहीं ना कहीं रुलाना, गुमराह करना, माँ बाप पे थोपना, ये सब मिथ्या बातें हैं। आप ये मानिए या ना मानिए, भूपेश खुद कह रहा है। भूपेश, अब आप 10वीं से अब थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, और बच्चे भी एनडीए करें, उनका भी सपना होगा। 10वीं कक्षा के बाद क्या मतलब एनडीए कर सकते हैं या पहले भी, या 9वीं 8वीं से कर सकते हैं? सर बहुत सारे, जैसे हमारे पूरे भारत में बहुत सारे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिनका एग्ज़ाम 6ठी और 9वीं क्लास में होता है। तो वो इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर कोई बच्चा उनमें एडमिशन लेता है तो वो बस उसको एनडीए की तैयारी करवाते हैं। तो वो सरकार के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं और उनमें फ़ीस की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो ये नहीं है कि कौन सी कक्षा से शुरू कर सकते हैं एनडीए के? जैसे 6th क्लास से। 6 आप नोट कर लीजिए, लेकिन होना चाहिए सैनिक स्कूल। हाँ, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में ज़्यादातर 6th क्लास से होती है। वरना अगर किसी बच्चे को पहले से ध्यान में है कि मेरे को करना है तो पहले से देख सकता है कि भाई जैसे इंटरव्यू में कौन सी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं, तो उस हिसाब से वो अपने आप को तैयार। अगर सैनिक और मिलिट्री इसमें जाएंगे तो शिक्षक से अपने आप की तैयारी करवाएंगे वो। अगर हम नहीं जाते उसमें, किसी प्राइवेट या किसी हम सरकारी स्कूल में पढ़ के उसके बाद करना चाहे तो कौन सी कक्षा शुरू करें? वैसे जैसे अभी ज़्यादातर भारत में जितनी भी कोचिंग है एनडीए की, वो 11वीं 12वीं के साथ ही तैयारी करवाती हैं एनडीए की। क्योंकि 12वीं की एनडीए की परीक्षा हम तब दे सकते हैं जब हम 12वीं में
पढ़ते रहते हैं। उसके साथ हम सितंबर में एनडीए की परीक्षा होती है वो दे सकते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे 11वीं के साथ ही शुरू करते हैं, पर अगर आप चाहें कि आपका लक्ष्य हुआ है तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि मैं 12वीं से शुरू करूँगा, मैं 10वीं से करूँगा या 8वीं से करूँगा। भूपेश, चलो आपने कौन सी कक्षा शुरू की? मैंने 11वीं कक्षा शुरू की। पहला अटेम्प्ट था, पहले प्रयास? सेकंड अटेम्प्ट में। रिटर्न मैंने पहली बार में भी क्लियर किया था, पर उस टाइम इंटरव्यू नहीं हो पाया था, पर मैंने दूसरी बार में क्या वजह रही, कहाँ चूक गए, क्यों? सर वो वजह, बहुत सारी वजह होती हैं एक चीज़ की, वो बताते भी नहीं है कि क्या वजह है, पर मैंने खुद में एनालाइज किया कि जो जो क्वालिटीज़ मेरे में कम थी वो उनको मैंने सोचा कि भाई क्या क्या हो सकता है। मैंने अपने आप पे दोबारा वर्क करना शुरू किया, जैसे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। तो जैसे जैसे जो जो इम्प्रूवमेंट्स आते गए उन चीज़ों में क्या पता उन्होंने अब की बार ये सोच लिया हो गया हाँ भाई जो पिछली बार इसमें नहीं था अब की बार वो है, तो मैंने अब की बार पास कर दिया। तो हम मौजूद है बडराई गांव में, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र, चरखी दादरी जिला, हरियाणा राज्य में, और खेतों में मौजूद हैं। किसान का बेटा है, फौजी का बेटा आर्मी मैन का, और ये लेफ्टिनेंट डायरेक्ट लगा है। बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा भूपेश, चलो आपने 11वीं कक्षा शुरू की, फिर 12वीं कक्षा वहीं पढ़ी, आपने लगातार तैयारी की, पहला प्रयास में कर नहीं पाए, ठीक है। फिर आपने किताबें और बता दीजिए कौन सी किताबें ज़्यादा फोकस रखे बच्चे अगर 11वीं कक्षा से शुरू करते हैं? 11वीं कक्षा जैसे एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेन पोर्शन मैथ का ही आता है, तो मैं जो 11वीं 12वीं की मैथ की किताबें होती हैं जो स्कूल देता है या फिर मैथ बहुत ज़रूरी है, एनडीए में कंपलसरी है। अगर वो कमज़ोर है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल होती है बच्चे के लिए। वैसे एग्ज़ाम कोई भी आर्ट वाला बच्चा भी दे सकता है या बायो वाला बच्चा ही दे सकता है, पर मैथ में अगर आप पास नहीं हुए तो आपका आगे का पेपर फिर चेक ही नहीं होता। तो इसलिए मैथ एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है इस एग्ज़ाम का। तो आपको मैथ पे बहुत फोकस करना है और बाकी चीज़ों को भी साथ साथ पढ़ते रहना है, जैसे करंट अफेयर्स हो गए, न्यूज़पेपर पढ़ो डेली। कितने न्यूज़पेपर, कौन सा फिर ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़े? मैंने जैसे हमारा इंटरव्यू इंग्लिश में होता है तो मैंने तो ज़्यादातर इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़े हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, यही न्यूज़पेपर पढ़े हैं मैंने ज़्यादा। तो पर अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसमें भी न्यूज़पेपर आपको हेल्प करेगा। एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, अकेला आपकी पढ़ाई में नहीं। इसलिए मैंने तो हमेशा से इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़े हैं कि उससे मेरे को मेरे इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी और मेरे करंट अफेयर्स भी अच्छे होंगे। ऐसे क्या होता है न्यूज़पेपर, क्या क्या ऐसे क्या देखते हो? न्यूज़पेपर में जैसे एक तो चीज़ होती है कि सर पढ़ते हुए सबसे अच्छा याद होता है, मतलब बंदे को सबसे जैसे पढ़ते वक्त वो दिमाग में चीज़ें जाती हैं। एक मेरे को जो कठिन शब्द लगते थे न्यूज़पेपर में इंग्लिश के, मैं उनको अंडरलाइन करके कॉपी में नोट कर लेता था और बाद में जाके उनके मीनिंग देखता था, जिससे वो दिमाग में रहती हैं कि चीज़ें हाँ भाई दोबारा ये वर्ड आएगा तो इसका ये मीनिंग होता है, जिससे इंग्लिश बोलते वक्त हम उन वो शब्दों को यूज़ कर सकते हैं और वो थोड़े इंप्रेसिव लगते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर ने मेरे को बहुत हेल्प किया। और करंट अफेयर तो जैसे दिल्ली की खबरें हम पढ़ते ही हैं न्यूज़पेपर में, तो उससे जो एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर आए उनको सोल्व करने में मेरे को बहुत हेल्प हुई। और एसएसबी के टाइम पे उन्होंने जो जिन चीज़ों के बारे में मेरे से पूछा, जैसे इलेक्शन के बारे में और किन भी चीज़ों के बारे में, वो मैंने आसानी से उनका जवाब दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ भूपेश मौजूद खास बातचीत में, लेफ्टिनेंट बने हैं भूपेश। चलो यहाँ तक तो सारा सिस्टम आपने समझा दिया। अब जो करंट अफेयर्स में किसको ज़्यादा फोकस करें, कौन सी मतलब एनसीईआरटी को लेके क्या आपका क्या इरादा है? एनसीईआरटी का पोर्शन आता है, पर अगर आप एनसीईआरटी से बढ़ के भी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे उनसे, तो जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं अगर उनको सोल्व करेंगे तभी आप पेपर क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि वो कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं कि बस आप एनसीईआरटी पढ़ के चले गए और आपने वहाँ पे छाप दिया। वैसे वहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, तो अकेले एनसीईआरटी पे ध्यान मत दो, बाहर की किताबों पे भी। तो बाहर आपने कौन सी यूज़ की वो और बता दीजिए। एक दिशा की किताब आती है एनडीए के लिए, मैंने वो यूज़ की, दिशा पब्लिकेशंस है एक, उस पर पूरा भरोसा? हाँ, उस पर पूरा भरोसा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सोल्व करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे सारे टॉपिक्स इतने क्लियर हैं कि मेरे को बाहर की किताबें सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो आप मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे को थोड़े देख लेने चाहिए कि बाहर की किताबों में कैसे क्वेश्चन आते हैं और वो कैसे सोल्व होते हैं, तो आपको दूसरी किताबों की तरफ जाना चाहिए। कितने घंटे पढ़ाई ज़रूरी है? 1 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, कितनी पढ़े आप? ऐसे कोई प्रॉपर घंटे नहीं होते सर। मेरा कहना ये है कि आप चाहे दिन में 1.5 घंटे पढ़ो, पर वो 1.5 घंटे ऐसे पढ़ो कि आप उस टाइम किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो। आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो वो बस उस टाइम उसी चीज़ में ध्यान रखे। आप अगर खेल लो तो उस टाइम ये मत सोचो कि मेरे टेस्ट में कम नंबर आए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आप खेल के बारे में मत सोचो कि आज मैंने खेल रहा था उसमें ये खराब कर दिया, ये खराब कर दिया। बस चाहे पढ़े आदमी 1 घंटा पढ़े चाहे 2 घंटा पढ़े, पर अपना पूरा ध्यान लगा के पढ़े उस चीज़ में। और वो एक आदमी को पता होता है कि मैं कितनी जल्दी चीज़ों को याद कर पाता हूँ, तो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी डिसाइड करे और उस हिसाब से पढ़ाई को टाइम दे। कितने घंटे पढ़े आप?
हमारे जैसे हॉस्टल में शेड्यूल होता था तो उसमें 3 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी, तो मैं ज़्यादातर 3 से 4 घंटे ही पढ़ता था एक दिन में, उससे ज़्यादा मगजमारी नहीं। मैं, क्योंकि मैं हर चीज़ में ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैं खेल में भी रहा हूँ सर। मैंने 2 कबड्डी के स्टेट लेवल खेले हैं, तो मैं अपने खेल की तरफ भी ध्यान देता था। मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, वॉलीबॉल भी। तो मैं ये वो बंदा नहीं हूँ कि जो बस किताबी कीड़ा है कि बस हर टाइम किताब में लगा रहता है। लेकिन कई बच्चे कहते हैं 12 घंटे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, 12 घंटे नहीं पढ़े तो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे एनडीए को। लेकिन आप तो खेलते खेलते आपका सिलेक्शन हो गया, आपने कहा ज़्यादा प्रेशर मैंने डाला नहीं, खेल पे और पढ़ाई को बराबर रखा है आपने। आप कहते हैं 3 से 4 घंटे ज़्यादा। वो मैंने बोला कि हर बंदे को अपनी कैपेसिटी डिसाइड करनी होती है, उसको पता है कि वो कितनी जल्दी याद कर पाता है। अगर आपको लगता है कि आप 12 घंटे पढ़ के उन चीज़ों को याद कर सकते हो, तो वो आप 12 घंटे दो उस चीज़ को। और आपको लगता है कि आप 3 घंटे में याद कर सकते हो, तो आप उसको दो। और एक खेल की बात जो आती है, खेल आपको पढ़ाई में भी हेल्प करता है, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश रहता है, आप अच्छे से ध्यान भी दे पाते हो पढ़ाई में। तो एक बच्चे जो आजकल बच्चों में देखा जा रहा है कि स्ट्रेस बहुत लेते हो, बच्चे इसलिए लेते हैं क्योंकि घर से बाहर तो कोई निकलता नहीं है, कोई खेलने नहीं जाते कहीं पे। अब अगर घर में घुस के एक ही कमरे में पढ़ते रहोगे, बाहर के लोगों के साथ बातचीत नहीं करोगे, अपने दोस्तों के साथ कहीं पे नहीं, दिमाग खिसक जाएगा। हाँ, तो दिमाग खिसक जाएगा। वही बात है कि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, हर चीज़ में ध्यान देना। जो आपकी हर बार जो भी चीज़ हो रही है, अरे उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो भूपेश सर, बहुत अच्छी बात है आपने, हम पूरे भारत के बच्चे देख रहे हैं एनडीए को क्रैक करना इतना आसान भी। लेकिन जो भूपेश हमारे साथ खास बातचीत में हैं, इन्होंने हंसते हंसते किया है, बिल्कुल कोई बर्डन नहीं डाली दिमाग पे। ये कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और कोई ज़्यादा किताबी कीड़ा भी नहीं बने हम। तो ये कह रहे हैं साहब, हमसे 3 या 4 घंटे ज़्यादा जहाँ हॉस्टल में रहते तो वहाँ पढ़ाई होती, उसके बाद 1 घंटा और थोड़ा बहुत, उसके बाद अपना खेल पे भी ज़्यादा फोकस रहता था। ये खेल के अलावा टीवी, फिल्म, मोबाइल, क्या कुछ? जैसे मैं जिस हॉस्टल में रहता था वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड थे नहीं सर। तो जैसे सोशल मीडिया वगैरह या फ़ोन कंप्यूटर से तो मैं दूर था बिल्कुल। तो 11वीं 12वीं कक्षा में तो इतने यूज़ नहीं किए। जब 10वीं कक्षा तक यहाँ पे रहता था, तो लॉकडाउन के टाइम पे क्लासेस वगैरह लेने के लिए या थोड़ा बहुत कुछ यूट्यूब वगैरह पे कंटेंट देखने के लिए पढ़ाई का यूज़ तो किए ही हैं। बस वो है कि यूज़ करो, बस उतना यूज़ मत करो कि वो आपको बाकी चीज़ों पे अफेक्ट करने लग जाए, जैसे स्टडी को अफेक्ट कर रहा है या बाकी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। अपने घर वालों के साथ भी उतना ही टाइम बिताओ, बैठो उनके साथ, जिससे अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। अब मेन मुद्दा एक और रह गया, बच्चे देख रहे हैं पूरे भारत के, यूट्यूब से कितना आपने सहयोग लिया और कितना भरोसा करेंगे यूट्यूब पे, ये और बता दें। यूट्यूब पे भरोसा ये है कि अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है और आपको एक जल्दी फिर से रिवीजन करना है भाई पेपर से 1 या 2 दिन पहले, तो मैंने उसको इसीलिए यूज़ किया है कि मान लो मेरा 1 तारीख का पेपर है, तो मैंने 29 और 30 तारीख को यूट्यूब से जल्दी दोबारा देख लिया कि वो सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट हो जाए। तो मैंने तो अपने केस में तो टोटली यूट्यूब पे भरोसा किया नहीं है, मैंने तो बस अपने रिवीजन के लिए यूज़ किया है। बाकी अगर किसी बच्चे के पास और कोई सोर्स नहीं है यूट्यूब के अलावा कि वो और चीज़, कोई गरीब बच्चे हैं, कोचिंग नहीं ले सकता, हॉस्टल में नहीं जा सकते, तो यूट्यूब पे पढ़ के एनडीए क्रैक कर सकते हैं, जुनून होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे हर तरह की चीज़ें हैं आजकल, तो वो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हो और कैसे उसको उपयोग कर रहे हो। तो अगर आप अच्छे से उपयोग कर रहे हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। यूट्यूब पे जैसे ज़्यादातर कौन से, कई जैसे हम एक निकालें, कई निकल के आ जाते हैं लाइन में, तो उन पे भरोसा करना मुश्किल होता है। कौन से पे करें, कौन से पे भरोसा नहीं करें, लेकर पे जो हमें दिखा रहा है दोस्तों क्या? सर वो तो हर बच्चे की पसंद अलग अलग होती है कि उसको किस टीचर का समझ में आता है, और एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है और बच्चे का पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। पर मेरे केस में मैंने 2-3 चैनल है, जैसे डिफेंस वाला आरपी चौधरी, इन पे ही ज़्यादा भरोसा किया और मैंने तो इन्हीं की वीडियोज़ देख के रिविज़न किया। अब ये तो आपका सारा हो गया, अब आगे की ट्रेनिंग वगैरह कहते हैं बहुत हार्ड होती है एनडीए की, और बहुत ही टॉर्चर, जैसे काफ़ी प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत दिमाग को बर्डन डालते हैं, उसके बाद कहीं सिलेक्शन होता है, तो क्या लगता है? सर अब तक जो चीज़ें चली हैं वो बिल्कुल सही चली हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक खेल के बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ। तो अगर मेरे को लगे कि वो मेरे से फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे जो भी, तो मेरे को उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। और एक किसान परिवार में साथ साथ यहीं पे रहा हूँ, मैं गाँव में पला पढ़ा हूँ, तो गाँव के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं। जैसे कहीं पे भी चोट फेट खाली, छोटी मोटी चीज़ें इतनी बड़ी नहीं लगती, छोटी मोटी चोट फेट लग जाती है तो घर पे आगे भी नहीं बताते कि भाई इतनी लग गई। तो ये मेरे को लगता है कि ये ट्रेनिंग होने के लिए हार्ड होती है, जो कभी अपने घर से बाहर निकले ही नहीं आज तक, जिन्होंने कभी खेल को देखा ही नहीं है पास से कि ये खेला कैसे जाता है। तो अगर मेरे केस में बात करें तो मेरे को अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मेरे को बहुत समस्या आएगी वो 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान। मेरे को लग रहा है कि मेरे जो आज तक मैंने जितनी भी
जैसे यहाँ पे गांव में जो भी टाइम बिताया है अपने दोस्तों के साथ, या उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। और एक घर वालों का साथ तो हमेशा रहेगा कि उन्होंने इतना मोटिवेशन दिया है आज तक कि भाई करना है, ये चीज़ करना है। तो एक वो बात दिमाग में रहेगी, वो घर वाले घर पे वेट कर रहे होंगे कि बच्चा कब अपने स्टार लेके घर पे आएगा, तो वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहेगी। तो मैं कभी ट्रेनिंग छोड़ के तो कभी वापस नहीं आऊँगा। हमारे साथ भूपेश खास बातचीत में मौजूद है, जोश से लबालब हैं ये। और ये गांव में बच्चे रहे हैं, गांव परिवेश में हैं, जमींदार करते हैं अपना, तो इनको ये तो अच्छी तरह पता है, ट्रेनिंग बड़ी आसानी से कर लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कैसा लगा, गाँव ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया आपका, बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया है। आपको पता था इतना बड़ा सम्मान होने वाला आपके गाँव में? मेरे को पता नहीं था कितने बड़े सम्मान होगा। और सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं मेरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि इतना सम्मान दिया। और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो प्रोग्राम देख के कि भाई मेरे सम्मान में इतना काफिला जुड़ा और इतना लोग इकट्ठे हुए। और एक मेरे घर वालों को बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि भाई सभी ने इतना सम्मान किया। और मेरा यही लक्ष्य था अपनी ज़िंदगी में कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को अच्छा लगना चाहिए कि भाई हमने बच्चे को पैदा किया तो बच्चे ने हमारा नाम रोशन करके दिखाया है। तो वो कल मेरा लक्ष्य हासिल हो चुका है। अब आगे जो भी ज़िंदगी में होगा मैं और कोशिश करूँगा कि अपने गाँव वालों का और अपने घर वालों का नाम बड़ा करूँ। और आगे खाली आप अपना नाम बड़ा करेंगे या फिर और बच्चों को कुछ ये रास्ता दिखाएंगे, यार हम लेफ्टिनेंट बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते, उनको भी कुछ रास्ता? तो जैसे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने बताया है कि बच्चे क्या क्या कर सकते हैं अगर उनका जीवन में लक्ष्य एनडीए करना है। तो वैसे आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने आपको बताया कि या तो वो शिकायत करते हैं कि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं है, हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है कि हम तैयारी कर सकें, या फिर वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, नशे पते, या फिर ऑनलाइन फ़ोन में ही घुसे रहते हैं सारा दिन। तो मैंने वो आपको बताया कि एक खेल से जुड़ो, पढ़ाई से जुड़ो, किसी भी फील्ड से जुड़ो, पर कुछ ऐसी चीज़ करो कि जिससे आपके घर वालों का नाम रोशन हो आगे जाके और आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओ ज़िंदगी में। तो भूपेश आपने तो हमें बुलाया नहीं, आपके बहुत नज़दीकी अच्छे खास दोस्त आपके टिन्नू, तो टिन्नू ने हमारे पास फ़ोन किया, हमें पता चला इसलिए आपके पास आपने हमें बुलाया नहीं। मेरे को टिन्नू का धन्यवाद दीजिए आपने। हाँ, तो मैंने कहा टिन्नू को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टिन्नू मेरे चाचा के बहुत खास मित्र रहे हैं, मैं बचपन से ही उनको जानता हूँ, हमारे यहाँ घर पे बहुत बार मिले भी हैं। तो वही है कि सभी ग्रामवासियों का और टिन्नू का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तो पहले तनख्वाह का सैलरी के क्या करने वाले हैं, सबसे पहली सैलरी मिलेगी? अभी तो कुछ खास सोचा नहीं है सर पहली तनख्वाह का, क्योंकि अभी तो 3 साल बाद ही आनी होगी शुरू हो। तो अभी तो बस खास ध्यान ट्रेनिंग पे ही है कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या करना है। जब तनख्वाह आने की बारी आएगी तो उस टाइम तनख्वाह का सोचेंगे भी तनख्वाह क्या करना है, पर है कि कुछ बड़ा ही करेंगे, कुछ छोटा मोटा तो करेंगे। तो दादी जी का क्या नाम है? दादी जी का 85 देवी नाम है। तो शादी का क्या इरादा है? अभी तो घर वाले ही देखेंगे सर, कभी करनी है तो अभी तो मेरा तो कोई इरादा नहीं ये है। संस्कार है, घर वाले ही देखेंगे। तो 85 देवी जी राम राम। राम राम। छोरो लेफ्टिनेंट लाग गयो? हाँ लाग क्या लाग गयो? लेफ्टिनेंट। तो किसने कही थी कि छोरा लेफ्टिनेंट बनना है? माँ कही थी आग बेटा तू क्यों करके दिखा, लेफ्टिनेंट को तुमन को वेरे थोने। फिर मन यूँ कही बेटा बहुत पढ़ी है, बहुत लिखी है, तू क्यों करके दिखाई। तो छोरा ने बहुत करियो और खूब के बहुत कर दियो। हाँ खुश, बहुत खुश। तो छोटो सो पाड़े हो आप? हाँ पाड़े पाड़े छोटो यो इतने लेके छोटो थोने जिनसे यो गुनाह को करियो। हाँ मन बहुत अच्छा लगा करते हो। और आंकन कोई फालतू बात, फालतू आंडणो, फालतू सही को नहीं, बहुत बढ़िया छोड़ो। तो आप पिटा बहुत करा करते बचपन में? हैं स्कूल में थोड़ा कम चले जाते कदे-कदे? ना जातो तुम यो रोन लाग जा, तुम रखा करती तड़का जागो ये नहीं कहा तो आनी सो खोएगी बिगाड़ेगी। मैं बिगाड़ू को नहीं, बुलाऊंगी, बुलाते साथ बैठा करती जाके बस में पूरा रहे इतने ले आया करती, जाके साथ बैठा के आया करती, आनंद आया करती, तातो पानी करके की गबल धो के परेश करवा के अन पर आके ले जाया करती। तो स्कूल तो आके कोई शिकायत नहीं कराया करता? ना कौन करता। थोड़ी बहुत दादी न्यू हो गया, दादी न्यू हो गया। कर तो तुम कया करते जाके। एक दिन तो कनेक्टर मेरा थप्पड़ मारो, गई मैं क्यों मारो थप्पड़, न्यू लड़वाद करत तुम्हारा क्यों मारे, दूसरा को मारे ने। यह तानी शिकायत आया करती और कोई शिकायत स्कूल में उसको नहीं आई। तो पहली तनख्वाह मिलेगी लगभग 80,000 से 1.25 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है लेफ्टिनेंट की। तो
अच्छा खासा सेंटर मिलता है जन्नत जैसा, तो क्या करोगे इसका? यो चाहिए मन्नत मन्नतिन क्या मतलब कोई नहीं। आप लितो रखो तो इनका पिताजी का अभी ड्यूटी पे फ़ोन आ जाता है? खूब रोज क्या हो सांझी रोज आवा। ये क्या है आपने वो माँ के रहे के साथ माँ के एक रह है ठीक से रोटी खा ली नाली बेटा किम दुख को नहीं सिर दुख है ना किम ही कौन दुख है माँ किम दुख तो माँ हूँ तन डॉक्टर ने दिखा दूँ ये बुझ जा अच्छा ये भूपेश भी फ़ोन कर दे तो कदे कदे मौका मिलता है? करे यही कहा तो दादी ठीक से बेटा हेलो भाई ये बुझ जाकर तो रोटी खा ली दादी ठीक से के केक रहे से समाचार सुनो बेटा टीवी रहा करो रे पूरे रहा करो समाचार सुनो लेट रही हूँ ये कहा करता हूँ। अच्छा न्यू को पुत का पालना में दिख गया है, तो ये पालना में दिख गया? दिख गया था ये दिख बहुत बढ़िया छोरो है यो मन न्यू कहा करतो छोटो थे दादी हाँ मेरे साथ तो लड़ाई में गए थे कितना मारा बहुत गणा मारा बेटा मन तो कौन बेरो सो कितना दुश्मन मारा बहुत गणा मारा हाँ कितना दिन नौकरी करी 17 साल ये बुझ जा कर तो छोटो तो दीदी फिर ये कुआरो है यूँ कहा तो दादी हाँ मेरे चाची तो नहीं चाचा है बेटा कौन नहीं चाची तो ले आनी पड़ेगी सच्ची तो दादी ले आनी पड़ेगी। तो ये भूपेश बचपन में तो बहुत अच्छा शुरू से ही दादी जी कहते हैं कि दिमाग से भरा पड़ा था, गुणों का भरा पड़ा था। तो ये भूपेश सेंटर में थोड़ी सी वर्दी पहन के आएगा तो साथ कभी जाओगी कि या फिर यही देखूंगी हाँ घूमन खातिर जाऊंगी वहाँ मैं तो जीऊँगी तो मैं तो देखती रहूँगी। चलो भूपेश बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की, आपके दादी से बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद आपका भी यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये भूपेश बने हो तो खास बातचीत में। भूपेश जमींदार फैमिली से आते हैं, बडराई गांव से हैं ये, बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा का। तो ये बच्चे देख रहे सोच रहे होंगे भूपेश बहुत बड़े घर से आता है, इंजीनियर का डॉक्टर का बेटा है, बड़े महानगर में रहता होगा। ये बिल्कुल खेतों में बैठे हैं, अब ये कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और ये जो गुमराह करने वाली बातें माँ पिताजी या यारा प्यारे रिश्तेदारों को आप ये करते तो मैं ये कर देता, भूपेश कहता है ये तो खाली बुलावनी बातें हैं, माँ बापों को गुमराह करना, उन पे प्रेशर बनाना। अगर कोई बच्चा वास्तव में हुनर है और जुनून है, पागल की तरह उस चीज़ को शिद्दत से चाहने वाला है, तो वो एनडीए को करेगा, आराम से कर सकता है। और बड़ी कोचिंग इनकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर जुनून है तो यूट्यूब से भी बहुत बड़ा सहारा लेके भी आप कर सकते हो। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।